लोगों को मारा गया है नक्सलाइट के नाम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे निर्दोष थे, हैं कुछ लोग गलत, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे निर्दोष। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? यहाँ पर मैंने एक चीज देखा, इस इलाके के अंदर कई इलाका ऐसा है जहां पर आदिवासियों की स्थिति कैसी है वो नहीं पता है। आदिवासियों को एजुकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो नहीं पता है। आदिवासियों के गांवों तक सड़क जा रही है वो नहीं पता है। और कई इलाका ऐसा है कि उन इलाकों के अंदर आदिवासी समुदाय के आधार कार्ड भी नहीं बने हैं, वोटर आईडी भी नहीं बने हैं। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के एक एक पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां से कोयला है, इधर जो प्रेम भावना है वो अन्य इलाकों से सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के लोगों का दिल है, मन साफ है। एक सुंदर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आज मुझे दुख है इस बात का, छत्तीसगढ़ जो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव पूरे देश से बेस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरे देश में वर्तमान में एक अलग नजरिए से देखा जाता। देश की राजधानी में कोई न्यूज छपती है, या हमारे राजस्थान में, अपने प्रदेश में कहीं भी छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले अगर कोई बात आता तो कोई भी न्यूज छपती है तो एक ही बात बोली जाती है उस न्यूज में। क्या बोला जाता है कि नक्सलाइट इलाका। आज मैं छत्तीसगढ़ आया तो जो आदिवासी समुदाय के विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं वो राजस्थान में भी कह रहे हैं कि राजकुमार रोड नक्सलाइट इलाके में गया है। राजस्थान या किसी भी देश के कोने में ये किसी भी न्यूज़पेपर में आज तक ये नहीं छपा कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से सबसे सुंदर है, वहां पर आदिवासी समुदाय रहता है और आदिवासी समुदाय की एक विशेष पहचान है, एक शानदार कल्चर है। ये कहीं कमेटी ने बताया कि इन मुद्दों पे बात करना है। साथियों, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर वो आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान खत्म हो जाएगी तो प्रमाण पत्र मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल, अधिकारी नेता बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, कई लोग पढ़े लिखे बनने के बाद, अधिकारी नेता बनने के बाद ये कहते हैं ये तो पुराने जमाने का काम है। हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि जमाना बदल गया है, हमको बदलना पड़ेगा। कब कहीं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, समुदाय के रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरह से हमारे अतिथि को आज एक देवो भव शब्द के संबोधन के हिसाब से लाया गया, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ शब्द है जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश का एक मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मैं यहाँ पर क्यों आया, ये सवाल है। मैं जो समझता हूँ कि मैं जो सांसद के रूप में हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है, उस समाज का कर्ज उतारना है। ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, राजा रजवाड़ों से लड़े, सामंतों से लड़े, मुगलों से लड़े,
अगर आजादी के पहले का चिट्ठा निकाल के देखते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो किस समुदाय का व्यक्ति शहीद हुआ है। ठाकुर जोहारनी हमारे पूर्वजों को, हमारे पितृ देवताओं को हम पूछ के नई जो फसल तैयार होती है इसके बाद हम लोग हमारे अन्य गतिविधि और उस फसल का हम हमारे जीवन में खान पान में उपयोग में लेते हैं। मैं पूर्व वक्ताओं का भाषण सुन रहा था और कल से आया तब से मैं यहाँ के लोगों की मनोस्थिति, यहाँ की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं सारे के बारे में समझ रहा था। साथियों, हमारा देश को विदेश में जब पहचाना जाता है, इस देश के प्रधानमंत्री महोदय हो या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हो, कभी भी विदेश में जाते हैं तो जो मंच पे बुलाया जाता है, मंच पे बुलाने से पहले क्या कहा जाता है कि ये उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महान कहा जाता है। क्या संबोधन दिया जाता है कि ये इस देश के प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महान कहा जाता है, उस देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, मतलब मेहमान भगवान के बराबर होता है ये कहा जाता है। उस देश से हम ये आ रहे हैं, ये संबोधन दिया जाता है। ये संबोधन दिया जाता है कि भारत देश में विविधता होने के बावजूद, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक जाति होने के बावजूद भारत देश के अंदर एकता है, ये परिचय देके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय को विदेश में संबोधित किया जाता है। साथियों, अतिथि देवो भव हम सरकारी कार्यालयों में देखते हैं, हम सरकारी गाड़ियों के पीछे देखते हैं, सरकार के बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहता है अतिथि देवो भव। मतलब हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में जो आया मेहमान उसको भगवान के बराबर माना जाता है। लेकिन ये शब्द ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो इसके बावजूद पूछा जाएगा कि आप कहां से, बराबर पहचान में नहीं आए। यही बात शहर में जाएंगे, अनजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आए हो, ये पूछा जाएगा, इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो अतिथि देवो जो भव शब्द है वो कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, समुदाय के रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरह से हमारे अतिथि को आज एक देवो भव शब्द के संबोधन के हिसाब से लाया गया, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ शब्द है जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश का एक मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मैं यहाँ पर क्यों आया, ये सवाल है। ये सारा खंगाल लिया सरकारों ने, लेकिन आदिवासियों की स्थिति के बारे में ज्यादा खंगाला नहीं है। एक एक पहाड़, छत्तीसगढ़ का एक एक इलाके की एक एक मिनरल्स के बारे में सरकार के पास रिपोर्ट है कि इस इलाके में ये आयरन निकलेगा, इस इलाके में सोना निकलेगा, यहाँ पर कोयला निकलेगा, यहाँ पर बॉक्साइट निकलेगा, ये सब आंकड़ा है। लेकिन किस इलाके में आदिवासियों की क्या स्थिति है, ये आंकड़ा सरकारों के पास नहीं है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, मैं यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें ये जो लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय का विस्थापन, साथियों मैंने देखा पिछले समय में इस देश के अंदर ट्राइकर प्रोजेक्ट बनाए, 1972 के अंदर
एक डलाई सरकार, केंद्र सरकार, और पूरे देश में अभी तक 56 से 57 टाइगर प्रोजेक्ट किए, टाइगर प्रोजेक्ट बनाए, और इसमें से 70 से 80% टाइगर प्रोजेक्ट ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब तक टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर पिछले जो समय निकला उसके अंदर हम निकाल के देखे तो 5,56,000 आदिवासियों को विस्थापित किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। आपके यहाँ पर भी शायद बीजापुर में टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इससे चौंकन करने वाली बात, 1972 से लगा के 2021 तक 2.5 लाख आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन 2021 से 2024 तक मात्र 4 साल के अंदर 3 लाख लोग विस्थापित हुए, 3 लाख लोग विस्थापित किए गए टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पर माइनिंग होता है दबा के। हम देश के विकास में बाधक नहीं हैं, लेकिन जो विकास आदिवासियों का नाश करके किया जाता है वो विकास हमारी नजर में गलत है। हमने देखा पिछले इलाके के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो आदिवासी रह रहा है वर्षों से, आजादी से पहले से, उसके लिए एनडीए की सरकार 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाई, लेकिन छत्तीसगढ़ का ही मैंने आंकड़ा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर 100 से 200 हेक्टेयर जमीन भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आवंटन नहीं किया गया। लेकिन पूरे देश में वन विभाग की 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को, कितने 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को फॉरेस्ट की जमीन दी गई। लेकिन एक बेचारा गरीब आदमी जो आजादी से पहले वन विभाग में रह रहा है वो आज भी पट्टों के लिए तरस रहा है। आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी पिछले 5 साल के अंदर 2280 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय को 200-300 हेक्टेयर भी आज तक कितना चाहिए, उस आदमी को रहने के लिए 1 या 2 बीघा चाहिए, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाया है। साथियों, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई राजनीति करने की भी नहीं है, ये लड़ाई जो हमारे पुरखे लड़के गए, हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, गुंडाधर बाबा को याद करते हैं, तिलका मांझी को याद करते हैं। उन लोगों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। हम जल जंगल जमीन का नारा जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को उजाड़ कौन रहा है उसके बारे में आज भी अनभिज्ञ है। हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई, आप सभी आंदोलन करते हो क्योंकि आपकी जमीन हड़पी जाती है, आपको विस्थापित होना पड़ा है। एक रिसर्च कंपनी का डाटा आया कि देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय है इसमें से 70% आदिवासी अपने जीवन काल में एक बार विस्थापित होता है। अपने जीवन काल में 100-150 साल के अंदर आदिवासी समुदाय एक बार विस्थापित होता है, एक सर्वे रिपोर्ट आई। साथियों, हम विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ इलाके के अंदर जो माइनिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियों से चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के रूप में कौन पार्टियां चंदा ले रही है उस पे भी जाना पड़ेगा। हमारा बेचारा बोला पाला आदिवासी समुदाय क्या समझेगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड? चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लीगली चंदा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इलाके में माइनिंग करने वाली अधिकतर कंपनियों ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब चंदा दिया, करोड़ों रुपयों में 700-800 करोड़ के आसपास दिया गया। अब ये हमारा बोला वाला समाज कैसे समझेगा?
साथियों, नारायणपुर के अंदर थल सेना मैं आया, मुझे जानकारी मिली, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हम सेना का सम्मान करते हैं। जितना आदिवासी समुदाय इस देश की आजादी में लड़ा है, जो शहीद हुआ है, जो आज तक जो शहीद हुए हैं, उनसे कई गुना है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय के अंदर सेना के प्रति गलत भावना लाने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। वो भावना कैसे आएगी? क्योंकि आदिवासियों की जमीन अब के अगर सेना के कैंप लगाएंगे, थल सेना को यहाँ पर जो कैंप रेंज लगाया जा रहा है, तो आदिवासी और सेना के बीच में टकराव वाली स्थिति पैदा हो। पेशा एक्ट में प्रावधान है, शेड्यूल 5 में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासियों की जमीन न सरकार ले सकती है, न ही कोई गैर आदिवासी व्यक्ति ले सकता है। ये किसमें प्रावधान है? शेड्यूल 5 में प्रावधान है। सरकार भी किसी भी परियोजना को लगाने के लिए आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती है जब तक ग्राम सभा इसको सहमति नहीं देती। अब ये अधिकार कैसे मिला? 5वीं अनुसूची के अंदर ये अधिकार कैसे मिला हमको? किसी ने दान में दिया क्या? ये हमारे पुरखों ने लड़ा, अंग्रेजों से लोहा लिया, अपनी जान गंवाई। इसके बाद अंग्रेजों ने और संविधान निर्माताओं ने विचार किया कि ये समुदाय हजारों सालों से जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, इसलिए उनको विशेष प्रावधान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इन जल जंगल जमीन नहीं उजाड़ी जाए। इसलिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। पेशा एक्ट की पालना नहीं हो रही है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है। बिना सहमति के हर जगह पे, मैं हसदेव गया था बीच में जब विधायक था, वहां पर जाके देखा फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया। सरपंच को, ग्राम पंचायत को पता ही नहीं है, फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया। इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, इस मंच पे विराजमान सामाजिक संगठन और सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि हम जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के इस लेवल तक आए हैं, उसका कर्ज अदा करने का आपको काम करना है आने वाले समय में। हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो, हम भी चाहते हैं हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बने, लेकिन आदिवासियों को खत्म करके उसको ताकतवर शक्ति नहीं बना सकते हम। साथियों, लंबे समय से हमारे इस इलाके के अंदर देखा गया है फर्जी प्रमाण पत्र वाला। कुछ लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। आपके बस्तर में भी बनाए जाते होंगे, छत्तीसगढ़ में भी बनाए जा रहे हैं, पूरे राज्य में बनाए जा रहे हैं। साथियों, ये प्रमाण पत्र क्यों मिला हमें? हमारे यहाँ कपाल पे या हमारे पीछे कहीं लिखा नहीं है कि आप आदिवासी, कहीं लिखा हुआ है क्या? एक तो डीएनए से पता चलेगा, दूसरा संस्कृति से पता चलेगा, कल्चर से पता चलेगा, पूजा पद्धति से पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है, हमारी पूजा पद्धति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है। और धीरे धीरे हम पढ़े लिखे कई लोग संस्कृति को भूलने की बात भी किया जाता है। साथियों, एक लंबे समय से एक जंग छिड़ी रहती है पूरे देश के अंदर। मैं जब सांसद बन के गया और मैंने संसद के अंदर बोला कि आदिवासी समुदाय धर्मपूर्वी समुदाय, हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि यहाँ पर हमें ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना ही ये धार्मिक मंच है, लेकिन ये ज्ञापन दिया, उसमें मुझे लिख के दिया गया कि आदिवासी धर्म कोड लागू करने पर, इस ज्ञापन में दिया गया है कि आदिवासी धर्म कोड जारी किया जाए। जब इस बात काफी भूचाल आता है, पता नहीं माइक में मैं आज घुमा इस बस्तर इलाके के अंदर कोंडागांव में, मैंने सभी धर्मों को नजदीक से देखा है, सभी धर्म की धार्मिक परंपरा को भी देखा है। जैन धर्म की परंपरा को देखा, हिंदू धर्म की परंपरा को देखा, ईसाई धर्म की परंपरा को देखा है, बौद्ध धर्म की परंपरा को देखा है।
लेकिन आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, भक्ति परंपरा, हमारी पूजा पद्धति तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए क्या? एक जंग छिड़ी पूरे देश के अंदर। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें जब भी बात करते हैं, मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, आदिवासी है। हमें आदिवासी की संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। आप सभी के साथ सहयोग से हमारी लड़ाई धर्म की भी एक बात ये भी समझना है, हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है। हमारी लड़ाई हमारा इतिहास को, वास्तविक इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताने की है। हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की है, हमारी लड़ाई जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई आइडेंटिटी बचाने की है। लेकिन धर्म की बात इसलिए बार बार छेड़ी जाती है कि इस देश के अंदर हमने देखा कि आदिवासी समुदाय कई इलाके में ईसाई भी बना हुआ है, कई इलाकों में आदिवासी समुदाय, महाराष्ट्र का कुछ इलाका उधर मुस्लिम भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय सिख भी बना हुआ है। इस देश के प्रत्येक कोने में, हर इलाके में आदिवासी समुदाय हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों में बटा हुआ। इसी वजह से छत्तीसगढ़ या बस्तर या किसी झारखंड में आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है तो देश का आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं मणिपुर के अंदर भारत का हिस्सा है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी है, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। और धर्म की लड़ाई वो ऐसे मरे हैं, ऐसे लड़े हैं कि आपस में अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों की अपना अलग से धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। कोई किसी को कुछ मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना है। इस देश का संविधान ऐसे हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का अधिकार देता है। और इस देश का पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी, अपन सब जानते हैं, संविधान निर्माता। उन्होंने अक्टूबर 1956 में 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्योंकि संविधान राइट देता है कि हर व्यक्ति को हिसाब से मानना है। लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय की अपनी धर्म परंपरा, अपनी पूजा पद्धति अनेक धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले है। जिन धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उस समय से आदिवासी समुदाय अपनी पूजा पद्धति करता है। लेकिन यह देखा गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग, अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग हमारे आदिवासी समुदाय को धर्मों में बांट के राज करना चाहता है। साथियों, मैं कई बार बोलता हूं कि आदमी एक तो शरीर से विकलांग होता है, अपने हाथ अपने पैर से, अगर हाथ पैर से विकलांग अपन को दिखता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है, इसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन इस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो इंसान को दिमाग से विकलांग बनाने का काम। मेरी बात को समझे होंगे आप। किस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो हमारे समुदाय के कुछ लोगों को दिमागी रूप से, मानसिक रूप से विकलांग बनाने का काम करते हैं। हम आंखों से अंधा है उसको कह सकते हैं आगे खड्डा है, वो अपनी बात मान लेगा, लेकिन जो दिमाग से अंधा है उसको कहेंगे आगे खड्डा है, तो अपन से लड़ने के लिए आएगा। और यही हो रहा है आज। आप जब अधिकारों की बात करोगे, आप जो संस्कृति की बात करोगे, आप आदिवासी धर्म कोड की बात करोगे, सबसे पहले आप जो मानसिक रूप से विकलांग है वो आपके सामने आके खड़ा रहेगा, आपसे लड़ेगा। यही स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। साथियों, रिजर्वेशन की बात करें, हमें ये दिक्कत है आज तक हमारे आदिवासी भी लगाया करो कभी कि आदिवासियों के क्या क्या अधिकार है वो भी बताने की बात करो। सभी प्रकार की कथाएं होती है, सभी प्रकार के आयोजन होते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि
कि हमें दूसरी कथा लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान के संबंधित कथा लगाया करो और इसमें आदिवासियों के क्या अधिकार है वो भी बताने की बात किया करो। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की शिक्षा है। पहली जो हमें परिवार से और समाज से सीखने को मिलता है। किससे मिलता है? परिवार से, समाज से सीखने को मिलता है, वो पहली शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा जो पाठ्यक्रम के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने के लिए मिलती है शिक्षा। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती है, वो शिक्षा है आपके संवैधानिक कई अधिकार, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, वो शिक्षा भी प्राप्त करने की जरूरत है। अब हमारे लोग पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्राप्त करके अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के इतिहास जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाया जाता है, हमारे समाज के अधिकार जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाठ्यक्रम जो है, उस पाठ्यक्रम में शेड्यूल 5 के प्रावधानों के बारे में किस किस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है किसी कक्षा में? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? पेशा एक्ट कानून क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा पाठ्यक्रम में? आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे इस देश में 100 साल तक स्तन टैक्स लगा है। क्या लगा है? स्तन टैक्स। उसको किसी पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप 6000 साल पुरानी बात को पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हो, लेकिन 300 साल 250 साल पहले हमारी बहन बेटियों पे स्तन टैक्स उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आजादी से कुछ समय पहले तिलका मांझी, बिरसा मुंडा के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? मैंने देखा है एनसीईआरटी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर आदिवासी समुदाय के इतिहास के संबंधित, आदिवासी समुदाय के अधिकार के संबंधित अगर कहीं छोटा मोटा भी था, उसको भी हटाने का काम किया है। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब बिरसा मुंडा का इतिहास लिखा था, बिरसा मुंडा के उपदेश लिखे थे। बिरसा मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति अनेक अन्य धर्मों से अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है। बिरसा मुंडा जी ने उपदेश दिया था। एक लेखक ने लिखा था, वो कई सालों से एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, लेकिन 2024 में उसको हटा दिया गया और कहा कि आदिवासी बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म को अपनाना यूं कह के चले गए, पर वो सच्चाई नहीं था। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन यह बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय सभी धर्मों से पहले है। आदिवासी समुदाय की अपने खुद की धार्मिक व्यवस्था है, यह सच्चाई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें स्पष्ट कर रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदू विवाह अधिनियम कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, हाई कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है, संविधान कह रहा है कि आदिवासी समुदाय आदिवासी है, वो सभी धर्म पूर्वी समुदाय है। ये सच्चाई है। साथियों, आरक्षण की बात को मैंने थोड़ा अलग वे में थोड़ा लेके बताया। आरक्षण की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है मुझे कि आरक्षण 100% लागू किया जाए। कितना प्रतिशत? शेड्यूल एरिया के अंदर रिजर्वेशन 100% लागू किया जाए। क्या यह सच्चाई है? क्या यह संविधान में प्रावधान है? 100% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ये बात संविधान में प्रावधान इसलिए कर दिया है रिजर्व सीट का, ताकि उस समाज का एमएलए एमपी जाके समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन आज देश के अंदर जिस समाज का सर्टिफिकेट लेके जनप्रतिनिधि जाते हैं, उस समाज के प्रति उत्तरदायित्व कम रहते हैं, उस समाज के प्रति वफादार कम रहते हैं, उस समाज के प्रति जवाबदेही कम रहते हैं। वो जवाबदेही किसके रहते हैं? हाईकमान की। वो वफादार किसके रहते हैं? वो उत्तरदायित्व किसके रहते हैं? लेकिन हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, आप कहीं भी पार्टी में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि को हमें तैयार करना है कि जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहे, समाज के प्रति वफादार रहे और समाज के प्रति जवाबदेही रहे। ऐसे लोगों को हमें तैयार करने की सख्त जरूरत है। साथियों, समय काफी हो चुका है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहूंगा। ये संस्कृति, ये आपकी ताकत है। ये बोली भाषा, हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, ये हमारी आइडेंटिटी है। और आंदोलन छेड़ना है कि हल्बी भाषा, गोंडी भाषा को राज्य लेवल पे 8वीं सूची के अंदर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजो। और मैं आपकी इस बात को, हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, इन भाषाओं को 8वीं सूची के अंदर जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखूंगा। और लोकसभा में यहाँ की हर समस्या को लेके, आपके जल जंगल जमीन को लेके, आपके अधिकारों को लेके, आपके बोली भाषा के संरक्षण को लेके अवश्य हम लोकसभा के अंदर आपकी बात करेंगे। और मैंने एक चीज देखा है, हमारा टीचर जा रहा है स्कूल में, बच्चा तो हल्बी बोल रहा है, गोंडी बोल रहा है, और टीचर को गोंडी और हल्बी आ ही नहीं रही। बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। इसलिए सरकार से मांग करनी है, मेरी ओर से भी मदद करूंगा कि जो भी टीचर लगाया जाए, या तो अलग से एक पद क्रिएट किया जाए जो हल्बी या गोंडी भाषा को जानता हो, उस भाषा से संबंधित टीचर लगना चाहिए हमारे आदिवासी इलाके के अंदर। या जो भी आरपीएससी आपके यहाँ जो एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में ये किया जाए कि 5% या 10% हल्बी गोंडी भाषा के नंबर होने चाहिए। जिसको गोंडी और हल्बी आती है उसी को 10% नंबर दिया जाए, ये प्रावधान होना चाहिए। तो ही हमारी भाषा बचेगी, और भाषा बचेगी तो हमारी आइडेंटिटी बचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दिल से धन्यवाद, आभार। आप सभी से अंत में यही अनुरोध है कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को हमारे हक अधिकार को जानने के लिए कहना है, हमें वास्तविकता की ओर ले जाना है, हमें काल्पनिकता की ओर नहीं जाना है। हमें 300 साल पुराना हमारा समाज का जो इतिहास है उसको समझना है। 6,000 साल पुराने इतिहास को समझेंगे चल जाएगा, लेकिन 400-500 साल पहले हमारे समुदाय के साथ अन्याय हुआ है उसको समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मंचासीन अतिथि, सारे हमारी नारी शक्ति, सारी महिलाएं, पुरुषों और सारे हमारे आदिवासी समुदाय के युवा साथियों को धन्यवाद। और एक बात अंत में कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर आदिवासी होनी चाहिए। हम गोंड हैं, आप उराव हो, आप अन्य समुदाय हो, लेकिन आदिवासी के नाम से सभी को एक होने की जरूरत है। अगर देश लेवल पे हमें समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मैं भले राजस्थान से सांसद हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की, बस्तर की कोई भी बात आएगी, हम लोग राजस्थान के अंदर आंदोलन करेंगे और देश की संसद के अंदर भी आपकी बात को उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। जय जोहार का नारा है, उड़ाल पेंदा, उड़ाल पेंदा। आप सबको आभार, जय जोहार, सेवा जोहार। बहुत धन्यवाद।